नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे मैथ्स विद सचिन सर पे। तो आज से हम कक्षा 9वीं का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम अध्याय 1 से यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है उससे शुरुआत करेंगे, और जिसका नाम है संख्या पद्धति। ये वीडियो हिंदी में होने वाली है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है, जो कि एचबीएससी बोर्ड से संबंधित है। जो भी एचबीएससी बोर्ड से संबंधित हैं, हिंदी में मीडियम के हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए हम ये इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसी तरह हम धीरे धीरे करके 9th क्लास के पूरे मैथ को सोल्व करवाएंगे यहाँ पे, और बहुत इजी तरीके से और बहुत धीरे धीरे आपको सोल्व करवाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 की। आपका जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको संख्याओं की कुछ जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। संख्याओं की जानकारी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। कुछ मुख्य बिंदु हैं और कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से पहली परिभाषा और प्रथम मुख्य बिंदु वो आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, ध्यान से समझना। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरुआत होती हैं, दो, तीन, चार और अनंत तक जाती हैं, वो सारी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है। सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। और उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखो प्राकृत संख्याओं को हम एन से लिखते हैं और इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोला जाता है और एन से इनको लिखा जाता है। इसी तरह पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं शुरुआत होती हैं जीरो से, एक, दो, तीन, चार, पांच, और इसी तरह अनंत तक जाएंगी या इनफाइनाइट तक आप बोल सकते हो जाएंगी। तो ये हमारी दो संख्याएं होगी हैं। पहली है प्राकृत संख्या, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से लिखते हैं। जो एक से शुरुआत होकर अनंत तक जाएगी उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो से शुरू होके एक, दो, तीन, चार, पांच और अनंत तक जाएंगी, वो हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक जिसको हम लिखते हैं जेड से बोला जाता है इसको। देखो ये कैसा होता है, ये होती है हमारी संख्या रेखा। इसको बोलते हैं हम संख्या रेखा। इस पे जो बीच में होता है ये जीरो, इस तरफ जाएंगे तो हम एक, दो, तीन, चार और ये आगे तक जाएगा। इस तरफ जाएंगे तो माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, यानी कि इस तरफ तो हमारे प्लस वाले नंबर होते हैं, इस तरफ हमारे होते हैं माइनस वाले नंबर। उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। पूरा अंक जैसे एक, दो, तीन, चार, पूरा पूरा अंक। -5, -4, -3, ये जो पूरे पूरे अंक हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। वैसे तो जो संख्या पद्धति होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। देखो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ये आपकी 10वीं क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और काल्पनिक संख्या आपकी 11वीं क्लास यानी कि 11वीं क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जब जो भी नंबर आपने आज तक सुना है, यानी कि जो भी नंबर आपने सुना धरती पे जितने भी नंबर हैं सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। चाहे वो जीरो हो, वन हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, या पॉइंट वाला कोई नंबर हो, यानी कि हर का हर और अंश में हो, 5/2 हो, 3/4 हो, जितने भी नंबर आपने देखे हैं, वर्गमूल वाले देखे होंगे, वर्गमूल 3 हो, वर्गमूल 2 हो, सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं आपकी। लेकिन फिलहाल के लिए आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिसकी शुरुआत जीरो से होती है, जीरो से होने के बाद वो जाती हैं अनंत तक। और तीसरा होता है पूर्णांक, जिनको हम बोलते हैं पूरे पूरे अंक, या संख्या रेखा पे जो प्लस वाले भी आते हैं और जो माइनस वाले भी आते हैं, ये बोले जाते हैं पूर्णांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कुछ और जानकारी आपके लिए आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद जो आपके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। परिमेय संख्याएं बहुत जरूरी होती हैं। वे संख्याएं होती हैं जिनको जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनना, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे q जीरो के बराबर नहीं होगा। q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और जो p और q होता है, इसका HCF हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका HCF हमेशा एक होना चाहिए।
इन्हीं दोनों को पी और क्यू को बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं होती हैं ये। इसलिए इनका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। यानी कि दो नंबर ऐसे होंगे जो सिर्फ एक से भी भाज्य होंगे, यानी कि एक से भाग होंगे, उनको बोलते हैं हम पी बाई क्यू या पी क्यू नंबर्स। पी बाई क्यू का मतलब समझो, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, तो ये हमारा पी बाई क्यू के रूप में है, पी बाई क्यू के रूप में। और यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। अगर ये 0 आ गई, 2/0 आ गई, तो इसकी वैल्यू हो जाती है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। और ये परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं है। अगर ऊपर शून्य आ जाता है, जैसे 0/2 होगा, तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। सिर्फ इसका एक कंडीशन है, यानी कि इसमें नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ जाए उससे काम चल जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन नीचे 0 आ गई तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना आप। देखो, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/-5 के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ नीचे की संख्या क्यू जो है वो शून्य नहीं है, बस नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर शून्य आ जाए तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर नीचे शून्य आ गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों आपको। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे देखो किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम अब। इन सभी बातों का आपको ध्यान करना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो आपकी जो प्रश्नावली है, यानी कि प्रश्नावली 1.1 जो है, उसमें 4 क्वेश्चन है आपके। इन चारों क्वेश्चनों को अभी एक एक करके हम सोल्व करेंगे, एक एक करके इन सभी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखना भाई, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो ये पढ़ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको बताया था शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर शून्य ऊपर आए तो, नीचे आए तो परिमेय नहीं होगी, ठीक है। क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कितना है कि पूरे पूरे अंक। और यहाँ इसने पहले कंडीशन हमें दे दी है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम जो उत्तर लिखेंगे, उत्तर में क्या लिख सकते हैं, हम उत्तर में लिखेंगे इसमें हाँ, हाँ लिखेंगे हम उत्तर में हाँ। शून्य को शून्य को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं हम, जा लिखा जा सकता है। जबकि जैसे उदाहरण दे सकते हो आप, उदाहरण दे सकते हो आप 0/2 या 0/-5 या 0/4 लिखा जा सकता है। यहाँ आप लिख सकते हो क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। और हम शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने उत्तर में लिख दिया हाँ, हम शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और उदाहरण हमने दे दिया है। और इसलिए क्या है यहाँ पे, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू का मान 0 नहीं है, पी का 0 है। पी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पी का 0 मतलब कितना है, पी के ऊपर हम शून्य लगा सकते हैं। 0/2, 0/3, 0/4, ये सभी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, सभी परिमेय संख्याएं। अगर नीचे 0 आता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नीचे 0 आता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती, ऊपर आता है तो वह परिमेय संख्या होती है। इस बात को बच्चों ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपकी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ध्यान से देखना, इसने बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्याएं। अब ध्यान से सुनना भाई, 3 और 4 को ऐसे लिखेंगे हम, 3 और 4 को ऐसे लिखेंगे। अब कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, हमें 6। 6 में हम ऐड करेंगे एक, तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। अब ध्यान से सुनना, जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक प्लस कर लेना है। जैसे यहाँ 6 ज्ञात करनी थी तो एक प्लस कर दिया, 7 होगी। अगर यहाँ 8 ज्ञात करनी होती तो एक प्लस करके कितनी हो जाती, 9 हो जाती। जितनी भी संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें एक प्लस कर देना है। जैसे अब एक प्लस करने के बाद हमें क्या मिला है, 7 मिला है। दोनों संख्याओं में 7 से गुणा करनी है और 7 से भाग करना है। यहाँ भी 7 से गुणा करनी है और 7 से भाग करना है, ठीक है। जितनी परिमेय संख्याएं हमें हमसे पूछी हैं उसमें हमें एक ऐड करेंगे, और जो नंबर आएगा, जैसे 7 आया, उसी नंबर से दोनों संख्याएं जिनके बीच में पूछी हैं उनमें
7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे दोनों साइड से। अब इन दोनों की गुणा करोगे, देखो 7 की गुणा 3 से करोगे 7 या 21/7 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 की और 7 की, 7 चौके 28/7 होगा। अब इनके बीच वाली 6 संख्याएं हमें बतानी है। अब इनके बीच की संख्याएं आप बता सकते हो आराम से, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। हमने कितनी बतानी है? 6 बतानी है। 1 2 3 4 5 26 होगी, और 27/7 ये आप बता सकते हो। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होगी? परिमेय संख्याएं यहाँ लिख देनी है हमने, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपकी 5 संख्याएं, 6 संख्याएं हो गई हैं जो 3 और 4 के बीच में आएंगी। हमें ऐसे लिख के इसको सोल्व कर देना है। देखो इसके तरीके मैं बच्चों आपको और भी बता सकता हूँ, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं इन संख्याओं को ज्ञात करने के, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है वो मैंने आपको बताया, जो सबसे आसान तरीका है, और इसी को आपने सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके प्रश्नावली 1.1 के तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। देखो जितनी परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है, हम उसमें 1 प्लस कर देंगे। 5 निकालनी है, 1 प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। समझे आप? 6 हो जाएंगे। अब हमें ये नंबर लिखने हैं दोनों, 3/5 और यहाँ लिखूंगा मैं 4/5। दोनों तरफ हमें क्या करना है? ये हो गया 4/5। दोनों तरफ हमें गुणा करनी है, 6 से गुणा करनी है और 6 से भाग, 6 से गुणा और 6 से भाग। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। जितनी परिमेय संख्याएं पूछी हैं उसमें 1 प्लस करके लिख देंगे, और जो आंसर आएगा हमारा, जो उत्तर आएगा उसकी गुणा उसी से गुणा करना है, उसी से भाग करना है, और उसी से गुणा करना है, उसी से भाग, दोनों तरफ, इस संख्या के साथ भी और इस संख्या के साथ भी। अब गुणा कर देते हैं हम। यहाँ हो जाएगा 3 छिक 18 और 5 छिके 30। यहाँ गुणा करोगे तो 4 छिके 24 और नीचे 5 छिके 30 हो जाएगा। ये संख्या आ गई। अब इनके बीच में 5 चाहिए हैं तो लिखोगे आप 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये ध्यान से देखना, ये 5 संख्याएं होंगी आपकी, 1 2 3 4 और 5। ये 5 संख्याएं हमने ज्ञात कर दी हैं। प्रश्न नंबर 3 का हमारा आंसर आ चुका है। आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें हमने सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य बताना है, इसको आपको ध्यान से देखना है। सत्य और असत्य बताने वाली बात को आपको ध्यान से देखना है। इसमें कारण भी बताना हमने, कारण हमने क्यों सत्य बताया और क्यों असत्य बताया, इस चीज का हमने कारण भी देना है। ध्यान से सुनना। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहली बात तो यहाँ ये कि प्राकृत संख्याएं हमने शुरुआत में आपको बताया था। प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या भी मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह 0 से शुरुआत होती है। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने क्या पूछा? उसने पूछा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको ये बताना है। तो देखो, जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरुआत है? 1 से। तो 1 देखो पूर्ण संख्या में आता है, 2 भी पूर्ण संख्या में आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, आगे वाले सभी आते हैं पूर्ण संख्या में। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। हाँ, तो प्रत्येक प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। तो हमें लिख देना हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। ये हमें लिख देना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। ये हमने यहाँ लिख दिया, और इसका उदाहरण भी दे दिया। आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाने की मैंने कोशिश भी की है। ध्यान से देखना। आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब ध्यान से सुनो। पूर्णांक हमने पढ़ा था। पूर्णांक मैं यहाँ लिख देता हूँ। पूर्णांक मैंने आपको बताया था। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो नंबर लाइन पे, जो संख्या रेखा पे होते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी, संख्या रेखा पे जो होते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। अब पूर्ण संख्याएं हमें पता है जो 0 से शुरुआत होती है। अब देखो पूर्णांक में क्या क्या आएंगे। पूर्णांक में आएंगे 1 2 3 और 4, ये सारे। इस तरफ -1 -2 -3 माइनस वाले भी आएंगे और 0 भी आएगा।
अब देखो पूर्ण संख्याओं में 0 तो आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, यानी कि 1 2 3 4 सभी आते हैं, लेकिन कौन से आते हैं? पॉजिटिव वाले, लेकिन नेगेटिव वाले नहीं आते। नेगेटिव वाले नहीं आते तो जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव वाले बच गए, उसमें तो सिर्फ प्लस प्लस वाले आ गए, यानी कि जो पॉजिटिव वाले थे वो सारे आ गए, प्लस वाले आ गए, माइनस वाले नहीं आए, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। नहीं, सभी पूर्णांक आप लिखोगे नहीं। इसमें कारण देना, हमें कारण देना है तो हम लिख देंगे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ऋणात्मक माइनस वाले नहीं है, उनको ऋणात्मक बोलते हैं हम हिंदी में, तो ऋणात्मक वाले पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए था सिर्फ ये, इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ हम लिखेंगे नहीं, नहीं हो सकते। और अब इसका कारण देना है तो कारण देंगे हम, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, बस ये कारण देना हमने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं हो सकती। अब अगला तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट चेक करते हैं हम। देखो इसने क्या बोला, प्रत्येक परिमेय संख्या अभी मैंने आपको बताया था जो पी और क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, बस एक पूर्ण संख्या होती है ये बताना भाई, ये पूर्ण संख्या होती है ये बताना। देखो भिन्न वाली जो भिन्न के रूप में होती है, 2/3, 3/5, 4/6 ये होती हैं कौन सी? परिमेय संख्याएं, परिमेय। और पूर्ण संख्याएं अभी हमने पढ़ा था, पूर्ण संख्या जो 0 से 1 से 2 3 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। अब ध्यान से देखना, अब ये वाले नंबर 2 3 5 7 वाले नंबर पूर्ण संख्या में कहीं है? नहीं है, नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं, ये नहीं हो सकती, यानी कि परिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कुछ हो सकती हैं लेकिन सभी नहीं हो सकती, तो इसने बोला है कि प्रत्येक, प्रत्येक बोल दिया तो नहीं, प्रत्येक नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय भिन्नात्मक परिमेय भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं, जैसे कि कोई उदाहरण दे देते हैं, जैसे 5/6 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 5/6 या 5/8 जो भी आप लिखना चाहो, 5/6 पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बस ये लिख देना हमने। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, और इनको बड़े ही ध्यान से आपको सीखना है और समझने की कोशिश करना है। तो इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है। आपकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा 1.2 के साथ, वो आपकी सोल्व करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करते रहना, ताकि सभी बच्चे सीखते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को मेरा प्यारा नमस्कार।